हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नोट्स एक्सप्लेन्ड। तो आज मैं हिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो कि है इंडियन फ्रीडम मूवमेंट एंड नेशनल अवेकनिंग इन असम। चैप्टर 3 पे हम लोग ने ये पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिश लोग अपना डोमिनेंस असम पे स्टार्ट कर दिया था। और इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट पे हम लोग ये ज़्यादातर पढ़ेंगे कि कैसे आसामीज लोग स्ट्रगल किया था ताकि उन लोगों का ये लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके और ये लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर सके। इसलिए बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस भी फॉर्म हुआ था। तो इसलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ था, किसने फॉर्म किया था और क्यों फॉर्म किया था, उन लोगों का चीफ ऑब्जेक्टिव्स क्या था, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। असमिया भाषा उन्नति सदनी सभा, ये सभा के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्योंकि ये 1888 को फॉर्म हुआ था। चलो उसके पहले क्या हुआ था ये देख लेते हैं। 1836 को, क्योंकि ब्रिटिश लोग ऑलरेडी बंगाली लोगों को और मारवाड़ी लोगों को इंटेलिजेंट मानते थे, इसलिए उन लोगों को यहाँ पे लाया गया था। यहाँ मतलब असम पे लाया गया था। तो 1836 पे बंगाली का जो ये लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज स्कूल्स, ऑफिसेस और कोर्ट्स पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। और ये देखकर बहुत सारे आसामीज लोग बहुत गुस्सा हो गए थे। तो मिड 19th सेंचुरी पे बहुत सारे एजुकेटेड आसामीज मिडिल क्लास जो थे वो लोग फाइट करना शुरू किया था, क्योंकि उन लोगों का ये लैंग्वेज वो लोग प्रिजर्व करना चाहते थे। वो लोग ये चाहते थे कि आसामीज जो ये लैंग्वेज है सब ऑफिशियल वर्क्स पे, स्कूल्स, ऑफिस पे इंट्रोड्यूस किया जाए। 1857 एक एसोसिएशन फॉर्म किया गया था, ज्ञान प्रदायिनी सभा। और ये किसने फॉर्म किया था? दो लोग, आनंदाराम धेकियर फुकन एंड गुणावीरम बोरवा। 1872 पे फिर और एक एसोसिएशन बना दिया गया था जिसका नाम था असम लिटरेरी सोसाइटी। और ये फॉर्म हुआ था कैलकाटा पे बाय देवी चरण बोरवा एंड गंगा गोविंदा फुकन। असमीज लिटरेरी सोसाइटी बनने के बाद बहुत सारा स्ट्रगल किया गया था ताकि उन लोगों का ये लैंग्वेज और लिटरेचर को प्रिजर्व कर सके। वो लोग अपना ट्रेडिशन और कल्चर जो भी है एकदम अच्छे से प्रिजर्व कर सके। 1872 को इसलिए एक मेमोरेंडम या कि एप्लीकेशन भी सबमिट किया गया था वाइसरॉय लॉर्ड नॉर्थब्रुक को। और किसने किया था? जगन्नाथ बोरवा एंड मणिक चंद्र बोरवा। दोनों का बोरवा स्पेलिंग थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये याद रखना बोरवा बोरवा इन दोनों ने किया था। और एप्लीकेशन पे ज़्यादातर ये लिखा था कि डेवलपमेंट, नंबर 1 लिखा था कि डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वो लोग ये चाहते थे कि नेचुरल रिसोर्सेज डेवलप हो जाए और बंगाल और असम लिंक मतलब कनेक्टेड रहे बाय रेलवे। 1873 को फाइनली उन लोगों का इतना स्ट्रगल फाइनली कंप्लीट हो गया था और ये लैंग्वेज फाइनली रीएस्टेब्लिश हो गया था। बट ये एसोसिएशन जो था, ये सोसाइटी जो था, ये सिर्फ 1885 तक रह पाया। उसके बाद बंगाली प्रेस पे ना कॉन्स्टेंटली अटैक्स होते रहता था, क्योंकि आसामीज लोग स्ट्रांगली चाहते थे कि उन लोगों का ये लैंग्वेज प्रिजर्व हो और जो भी प्रिंट हो वहाँ से, बंगाली प्रेस में जो भी न्यूज़पेपर्स, जो भी मैगजीन्स प्रेस हो, वो सब आसामीज लैंग्वेज पे हो। तो इसलिए कॉन्स्टेंटली अटैक्स होता था। तो ये देखकर बहुत सारे आसामीज स्टूडेंट्स ने बहुत सारे एसोसिएशंस फॉर्म किया था ताकि सच में वो लोग ये आसामीज लैंग्वेज को एनरिच कर सकें। थोड़ी देर पहले हम लोग ने ये पढ़ा था कि 1885 तक आसामीज लिटरेरी सोसाइटी एक्टिव था, लेकिन अभी 1888 को नया एक लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशन असमिया भाषा उन्नति सदनी सभा फॉर्म हुआ था। इसको हम शॉर्ट फॉर्म पे एबस भी बोल सकते हैं। और इसको किसने फॉर्म किया था? कनकलाल बोरवा, रामाकांता बरकागति, चंद्र कुमार अग्रवाला और हेमचंद्र गोस्वामी। वो लोग क्या काम करते थे? ज़्यादातर सब लोग मिलकर एक यूनिटी बन गया था। सब लोग मिल के आसामीज़ का ये जो लैंग्वेज है और लिटरेचर है वो लोग स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे। वो लोग एक स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक बेस, क्योंकि ये लैंग्वेज ऐसे ऐसे नहीं बना दिया कि यहाँ से लेकर या वहाँ से लेकर, वो लोग एकदम पूरा ओरिजिनली एकदम स्टार्टिंग से बनाना चाहते थे बाय अडॉप्टिंग अ करेक्ट स्टैंडर्डाइज ग्रामर, क्योंकि ग्रामर प्रॉपर सिस्टम होने से फिर जाके वो लोग लिटरेरी सिस्टम भी अच्छे से होगा। दे ऑल्सो कंपाइल्ड अ कम्प्रीहेंसिव सोशल हिस्ट्री। जितना भी असम का हिस्ट्री है, सोसाइटी के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, ट्रेडिशन के बारे में, कल्चर के बारे में, सब लोग वो लोग यहाँ पे लिखना चाहते थे। ये ऑर्गेनाइजेशन जब एक्टिव था तब हेमचंद्र बोरवा ने उनका मैग्नम ओपस मतलब उनका बेस्ट वर्क पब्लिश किया गया था। वो था आसामीज डिक्शनरी, और वो डिक्शनरी का नाम था हेमकोश। ऑर्गेनाइजेशन का ये इनिशिएटिव देखकर गवर्नमेंट ने फाइनली उसको पब्लिश भी कर दिया था।
वो लोग ज़्यादातर डिस्कशन जो करते थे ना ये ऑर्गेनाइजेशन में, वो था आसाम का हिस्ट्री के बारे में, कल्चर, लिटरेचर, लैंग्वेज एक्सेट्रा। और वो लोग ये भी चाहते थे कि असम का डिफरेंट पार्ट्स पे ये ऑर्गेनाइजेशन पूरा स्प्रेड हो जाए, ताकि सब लोग मिलकर प्रोटेस्ट करें, सब लोग मिलकर ये फाइट करें, ताकि उन लोगों का ये लैंग्वेज जो है ये प्रिजर्व कर सके। बाकी सब जगह जहाँ पे वो लोग चाहते थे ये स्प्रेड हो है शिवसागर, नौगांव, गोलाघाट, बरपेटा, गोलपाड़ा, कोहिमा, तेजपुर, डिब्रूगढ़, जोरहाट एंड गुवाहाटी। ये ऑर्गेनाइजेशन के टाइम एक जर्नल भी पब्लिश हुआ था। जर्नल का नाम था जोनाकी। जर्नल मतलब एक मैगज़ीन, और वो मैगज़ीन का नाम था जोनाकी। और ये जोनाकी पब्लिश होने के बाद नया एक टाइम पीरियड स्टार्ट हो गया था असामीज लिटरेचर का ग्रोथ होने का, डेवलपमेंट होने का। जुनाकी एज, जुनाकी तो सिर्फ एक जर्नल था, लेकिन ये जर्नल पब्लिश होने के बाद से ये पीरियड को एज बोलते थे, क्योंकि यही एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक टाइम था जिसके बाद इन लोगों का लैंग्वेज और लिटरेचर डेवलप होने लगा। ये जर्नल का एडिटर थे चंद्र कुमार अग्रवाला, और ये एक माउथ पीस था एबस का। इसका मतलब एबस में जितना भी डिस्कशंस होता था वो सब यहाँ पे पब्लिश किया जाता था। थर्ड नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देखो, कल्चरल एंड लिटरेरी रेनासा स्टार्टेड बाय अरुणोदय। इसका मतलब अरुणोदय जो है ये एक जर्नल था जो कि जुनाकी के बहुत पहले फॉर्म हुआ था। जुनाकी फॉर्म हुआ था 1889 को, अरुणोदय फॉर्म हुआ था 1846, रिमेंबर दैट। और ये जर्नल जो पब्लिश किया था एक वेस्टर्न आदमी ने, और वहाँ पे ज़्यादातर जर्नलिज्म के बारे में, वेस्टर्न नॉलेज के बारे में यहाँ पे पब्लिश किया जाता था। तो आसामीज लोगों का जो भी मोटिव, जो भी ये लिटरेरी वर्क्स जो भी पब्लिश करना चाहते थे वहाँ पे वो लोग तो नहीं कर पाए, लेकिन अभी जुनाकी के थ्रू वो लोग पब्लिश कर रहे थे। तो दैट्स वाई कल्चरल एंड लिटरेरी रेनासा विच एक्चुअली स्टार्टेड बाय अरुणोदय, इट बिकेम पॉपुलर इन द पेजेस ऑफ जुनाकी। अभी यहाँ पे वो लोग पब्लिश करते हैं, और ज़्यादातर डिस्कशंस जो होता था वो लोग का वो था लिटरेरी के ऊपर, सोशल के ऊपर, दैट मीन्स सोसाइटी के ऊपर, एंड कल्चरल टॉपिक्स। कोई भी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं होता था, लेकिन मतलब नहीं पब्लिश किया जाता था, लेकिन बातें होता था उन लोग का, जैसे नेशनलिस्टिक व्यूज़ ब्रिटिश क्या करते थे, क्या उन लोग को अगेंस्ट कैसे करना है, क्या नहीं, ये सब के बारे में बोला जाता था वहाँ पे। कुछ रिकरेंट थीम्स के बारे में जो भी डिस्कस किया जाता था वो है, ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ लिटरेरी वर्क्स के बारे में डिस्कशन नहीं होता था, वो लोग ये भी डिस्कस करते थे कि कैसे कॉमर्स और इंडस्ट्री ब्रिटेन्स के आने पर ये डिक्लाइन होने लगा आसाम पे। वो लोग ये भी डिस्कस करते थे कि कैसे इकोनॉमिकली वो लोग एकदम डाउन हो गए थे, कैसे इस चीज़ को रीजनरेट या तो कैसे डेवलप करें, कैसे वो लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। दो लोग जो ज़्यादातर इकोनॉमिक वीकनेस के बारे में बात करते थे वो थे कनकलाल बोरवा और कमलाकांता भट्टाचार्य। कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट्स उन लोग के राइटिंग्स के थ्रू पॉपुलर करते थे, जैसे लक्ष्मीनाथ बेजबोरवा ने बहुत सारा राइटिंग्स लिखा था, जैसे वो सब पढ़ने के बाद नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जो है वो सब बढ़ जाता था सब लोगों का, वो लोग और भी अलर्ट हो जाते थे कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हम लोग को फाइट करना है। राइटिंग्स जैसे मोरडेक, असम संगीत, पीन बोरागी एक्सेट्रा। अंबिका गिरी राय चौधरी ने भी बहुत सारा राइटिंग्स ऐसा लिखा, और ये सब देखने के बाद, पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग इंस्टिगेट हो गए थे कि ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करना है। ऐसे ही करते करते बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म होने लगा असम पे, और एक और था असम छात्र सम्मेलन। ये फॉर्म हुआ था 1916 को, और याद रखना एक चीज़, छात्र यानी कि स्टूडेंट्स, सो छात्र सी से स्टार्ट होता है, और इनका जो मीटिंग, ये फर्स्ट मीटिंग जो हुआ था ना ये ऑर्गेनाइजेशन का, वो हुआ था क्रिसमस डे को। सो छात्र सी और क्रिसमस सी, उस डेट को फर्स्ट मीटिंग हुआ था 25 दिसंबर 1916 एट गुवाहाटी। कुछ कुछ ट्रिक्स तो ऐसे यूज़ करना ही पड़ेगा, वरना इतना सारा ऑर्गेनाइजेशन है, इतना सारा डेट्स है, कैसे याद रखोगे। तो कुछ ट्रिक्स ना ऐसे भी याद रखना पड़ेगा। तो इन लोगों का फर्स्ट प्रेसिडेंट थे लक्ष्मीनाथ बेजबोरवा, फाउंडर सेक्रेटरी थे चंद्रनाथ शर्मा, और भी बहुत सारा पर्सनालिटीज थे जो कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। सम ऑफ विच इंक्लूड पर्सनालिटीज वहाँ पे गए थे, उन लोगों का शॉर्ट ट्रिक याद रख लेना AKAPL कपल। तो याद रखना छात्र सम्मेलन, स्टूडेंट्स लोग कपल कपल करके गए थे। तो देखो मैं ईच वन को रिस्पेक्ट करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि वो लोग ने असम के लिए फ़ाइट किया था, उन लोग का राइट्स के लिए फ़ाइट किया था। बट प्लीज़ डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आए। तो कैसे गए थे वो लोग कपल, ओके। तो कौन कौन थे? कृष्णकांत हंडे, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, पद्मनाथ गोसाई,
लक्ष्मीनाथ पेसपुरवा। ओके, वहाँ पे ना बहुत सारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स बात करते थे, डिस्कशन होता था, जैसे एजुकेशन, पॉलिटिक्स, लिटरेचर के ऊपर हर समय। एंड उन लोगों का मेन मोटिव, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? टू एनरिच द मदर टंग, क्योंकि उन लोगों का लैंग्वेज, मेन लैंग्वेज क्या था? असमीज। तो वो लोग चाहते थे कि असमीज लैंग्वेज प्रिजर्व हो और भी डेवलप हो। स्कूल्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स एक्सचेंज व्यूज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, मैंने पहले भी बोल दिया ये चीज़। एंड एट फर्स्ट क्या पॉलिटिक्स अवे, पहले पहले तो पॉलिटिक्स को एकदम पूरा साइड पे रखते थे, बाकी सब चीज़ को वो लोग डिस्कस, बाकी सब चीज़ के बारे में डिस्कशन करते थे। लेकिन बाद में फिर से पॉलिटिक्स इंक्लूड कर दिया, क्योंकि पॉलिटिक्स होने से तब सबको पता चलेगा कि ब्रिटिश लोग क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है उन लोग के देश में, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब के बारे में पता चलेगा। रायत सभा, रायत का मतलब ही है पेजेंट्स या तो फार्मर्स, और ये सभा बनाया गया था ताकि इन लोगों का जितना भी प्रॉब्लम्स हो वो उसको सॉल्व कर सके। यह सभा दो जगह पे बनाया गया था, एक था तेजपुर रायत सभा इन दौरान एंड नौगांव रायत सभा इन नौगांव। इंपॉर्टेंट रोल्स प्लेड बाय भल। तो यहाँ पे फिर से मैंने शॉर्टकट यूज़ किया है ताकि ये नेम्स बहुत आराम से सीख सको। तो भल कार भालोर कारण এই সভাটো বনোৱা হৈছিলে পেজেন্টছৰ কাৰণে ইয়াতো ফাৰ্মাৰ্ছৰ কাৰণে। So who are the members in Bhal? Bhavani Charan Bhattacharya, Haribilash Agarwala, Lambodar Bora and Lakshmi Kanta Borkakati। रायत सभा का डिमांड्स क्या क्या था? वो लोग ये चाहते थे कि ब्रिटिश लोग आने के बाद जितना भी लैंड सेटलमेंट बनाया था, जितना भी प्रॉपर्टी के मामले, जितना भी टैक्स वो लोग इंट्रोड्यूस किया था, वो सब स्टॉप कर दिया जाए। वो लोग ये भी चाहते थे कि ग्रेजिंग टैक्स जो बनाया था वो भी स्टॉप हो जाए, और लैंड टैक्स जो कितना परसेंट, 50%, 100%, जितना भी बढ़ाया था वो लोग उसको पूरा स्टॉप कर दिया जाए। बैन माइग्रेशन ऑफ पेजेंट्स फ्रॉम ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल से जो भी जितना भी पेजेंट्स लोग आते थे ना असम पे, उसको वो चीज़ को बैन करना चाहते थे, स्टॉप कर देना चाहते थे। लेकिन ये चीज़ ना, ये सभा ना, इन लोग का जो काम है, ये 1890 के समय, जिस समय पेजेंट्स रिवॉल्ट हो रहा था ज़्यादातर, उस समय मतलब फेल हो गया, मतलब ये सभा अच्छे से काम नहीं कर पाया। इसलिए 1930 और 1934 तक इस समय फिर से ये रायत सभा को री एस्टेब्लिश किया गया था, और अंडर द गाइडेंस ऑफ असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। इसका मतलब ये कमेटी देखते थे ये रायत सभा को, ये लोग इंस्ट्रक्ट करते थे कि ऐसे करो वैसे करो। और ये सभा धीरे धीरे बहुत अच्छा काम करने लगा, और ये स्प्रेड भी होने लगा बाकी सब जगह पे, जैसे सुशागर, दौरों, ये सब जगह पे। और 1930 टू 1939, देखो हाँ टाइमिंग, 1930 टू 1939 रायत सभा बिकेम वेरी स्ट्रॉन्ग इन नादवर एंड चैतवर, ये सब जगह है। एंड इम्पॉर्टेंट डिमांड्स वाज द रिडक्शन ऑफ टैक्स बाय 50%। 1930 और 1934 के समय हम लोग ने क्या देखा था कि रायत सभा को री एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द गाइडेंस ऑफ असम प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। लेकिन फिर से क्योंकि उस समय 1930s का टाइम था और इंडिपेंडेंस का भी टाइम था, तो इसलिए वो लोग ने सोचा कि क्यों ना हम ये कॉमन गोल के लिए एक मॉडिफाई कर दें ये ग्रुप को, ये सभा को। और इसलिए ये सभा को एक सेंट्रल कमेटी नाम देना चाहते थे, जो सिर्फ पेजेंट्स के लिए नहीं, इवन फॉर द फ्रीडम ऑफ द होल कंट्री के लिए काम करे। तो इसलिए ये नया कमेटी, सेंट्रल कमेटी का नाम दिया गया था ऑल असम रायत सभा। और फर्स्ट सेशन का मतलब फर्स्ट मीटिंग जो उन लोगों का हुआ था वो हुआ था जोरहाट पे, तीली की याम एक जगह होता है वहाँ पे, 8 अप्रैल 1933 के समय। याद रखना ये डेट्स, हाँ ये ईयर्स अच्छे से याद रखना। एंड इट वॉज फॉर्म्ड अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कांग्रेस लीडर नबीन चंद्र बोरदोलोई। सेकेंड सेशन फिर से और एक मीटिंग हुआ था, सेकेंड मीटिंग हुआ था, और वो हुआ था देरगांव विथ 3000 पेजेंट्स प्रेजेंट देव। तो 3000 इतना सारे लोग वहाँ पे प्रेजेंट हुए थे। एंड 1934 टू 1939 अराउंड 300 रायत सभास हैड बीन फॉर्म्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ असम, क्योंकि ऑल असम रायत सभा था, तो इसलिए हर एक जगह पे असम पे इतना फॉर्म हो गया था, 300 रायत सभास फॉर्म हो गया था। लेकिन बाय द एंड ऑफ 1940 ये जो रायत सभा था ना, इट लॉस इट्स विगर, इसका जो वो लोग जिस स्पिरिट से, जिस एक्टिवनेस से वो लोग पहले काम करते थे, वो थोड़ा सा डाउन होने लगा। इन मेनी प्लेसेस रायत सभा गॉट इंक्लूडेड विद इन प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। बहुत सारे जगह पे ये फिर से गॉट इंक्लूडेड विद इन क्या, प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज।
ये चैप्टर में हम लोग ने बहुत सारा सभा, बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होते हुए देखा है। तो इसलिए हर एक सभा, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ था, किसने फॉर्म किया था, कब उन लोग का फर्स्ट सेशन, कब सेकंड सेशन, कौन से जगह पे हुआ था, फिर वो लोग कौन सा चीज़ को लेकर ज़्यादातर काम किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये नया सभा है अहोम सभा। ये फॉर्म हुआ था 1893 को बाय पद्मनाथ गोहाई बोरवा एंड इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट शिवसागर इन 1893। वो लोग क्या चीज़ के लिए ज़्यादातर काम करते थे, तो जो फर्स्ट एक्टिविटी था वो था एंटी ओपियम कैंपेन। सेकंड जो चीफ एम था, मोस्ट इंपॉर्टेंट एम था, वो था अहोम्स लोग ताकि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ताकि सिर्फ ब्रिटिश लोग रूल ना करे, अहोम्स लोग को भी इंक्लूड कर दें। वो लोग ये भी चाहते थे कि उन लोग का ट्रेडिशनल रिलीजन, लैंग्वेज, सोशल कस्टम्स जो है वो फिर से रिवाइव हो जाए, फिर से प्रिजर्व कर सके वो लोग, एंड री एस्टेब्लिश द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द अहोम्स। क्योंकि इतना समय तो इतना इंपॉर्टेंस नहीं था उन लोग का, है ना, क्योंकि ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिश का राज चल रहा था। तो अहोम्स में, मतलब आसाम में, वो लोग ये चाहते थे कि उन लोग का जो ये सब कल्चरल आइडेंटिटी है, ट्रेडिशन है, ये सब प्रिजर्व करे, इंपॉर्टेंस दिया जाए। और वो लोग ये भी चाहते थे कि बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ दिया जाए अहोम्स लोगों को। 1910 में अहोम सभा बन गया था अहोम एसोसिएशन, और उन लोग का जो भी डिमांड्स था वो फिर से वो लोग ने रिमोडिफाई किया। वो लोग ये चाहते थे कि अहोम्स लोगों को एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के हिसाब से रिकॉग्निशन मिले, इम्पोर्टेंस मिले उन लोगों को। वो लोग ये भी चाहते थे रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द असेंबली, ताकि वो लोग असम के लिए काम करें। सिर्फ ब्रिटिश लोगों को बोलने से या प्रोटेस्ट करने से वो लोग काम करने नहीं वाले हैं। तो इसलिए अगर वो लोग खुद काम करते हैं तब जाके ये ठीक होगा। Separate electorate for Assam, for Ahoms, and they worked hard throughout 1930s and 1940s। मैंने क्या बोला था कि 1930s 1940s एक ऐसा टाइम था जिस समय इंडियंस लोग बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे थे ताकि उन लोगों को इंडिपेंडेंस मिल जाए, हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिल जाए। 1941, देखो 1941 को ये एसोसिएशन जो है ना वो फिर से थोड़ा सा डिवीजन हो गया था, क्योंकि कोई कोई लोग यहाँ पे वो लोग चाहते थे कि हम लोग सिर्फ असम के लिए काम करने से नहीं होगा, हम लोग कॉमन गोल के लिए काम करना चाहिए, पूरा इंडिया के लिए काम करना चाहिए। बिकॉज दे वर इंस्पायर्ड बाय होम, बाय द नेशनल कांग्रेस। और फिर से उन लोगों का जो एसोसिएशन है ना, इसको फिर से रीनेम किया गया था नेशनलिस्ट अहोम एसोसिएशन। और ये एज अ होल जो अहोम एसोसिएशन जो था वो वीक बन गया 1950 में। सार्वजनिक सभा ये फॉर्म हुआ था 1884 को बाय जगन्नाथ बोरवा एट जोरहाट। यह सभा का फाउंडर प्रेसिडेंट थे राजा नारायण सिम्हा और सेक्रेटरी थे जगन्नाथ बोरवा। जगन्नाथ बोरवा जी ने जब प्रेसिडेंसी कॉलेज कैलकाटा पे थे तब उन्होंने बहुत सारे एसोसिएशंस को वहाँ पे काम करते हुए देखा था, जैसे आत्मीय सभा, पेट्रोस एसोसिएशंस, इंडियन एसोसिएशन एंड अदर्स इन बंगाल। ये सब देखने के बाद ना वो बहुत इंस्पायर्ड हो गए थे और वो ये चाहते थे कि असम पे भी ऐसे बहुत सारे सिमिलर एसोसिएशंस होना चाहिए, ताकि ऐसे ये सब सभा का काम को देखकर ब्रिटेन्स को भी प्रेशर दे सके और वो लोग अपने प्रोविंस का डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम करें। पहले भी बोला था कि हर एक सभा कोई ना कोई चीज़ के लिए वो लोग काम करते थे। तो ये सभा का चीफ ऑब्जेक्टिव्स थे रिप्रेजेंट पीपल्स एस्पिरेशंस, जितना भी पीपल्स का एम्स एस्पिरेशंस, वो लोग क्या चाहते थे गवर्नमेंट से, ये सब गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना। दे इवन वांटेड टू एक्सप्लेन द गवर्नमेंट पॉलिसीज टू द पीपल, और गवर्नमेंट लोग क्या पॉलिसीज अप्लाई करते थे, क्या नया रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखते थे, तो ये सब चीज़ फिर से कॉमन पीपल लोगों को अवेयर करते थे। अल्टीमेटली दे वांटेड टू इम्प्रूव द पीपल्स कंडीशन, जितना भी पीपल का कंडीशन है उन लोगों का लाइफ स्टाइल एकदम ठीक करना चाहते थे, इम्प्रूव करना चाहते थे। एंड दे इवन रेज्ड वॉइस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट था, तो उस समय अगर प्रोटेस्ट नहीं करते तो एनीथिंग, दे विल नॉट अचीव एनीथिंग विदाउट प्रोटेस्ट, तो उन लोग को प्रोटेस्ट करना ही होता। और उस समय में हम लोग ने ये भी देखा था कि ब्रिटिश लोग बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखते थे। तो एक और रूल था असम लैंड एंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्ट 1886, तो इसके अगेंस्ट हो गए थे वो लोग ने। इवन राइट्स का मतलब मैंने क्या बोला था, पेजेंट्स या तो फार्मर्स, तो वो लोग तो फाइट करते ही थे 1892 1893 के समय, तो उन लोगों को भी सपोर्ट किया। और 1893 को एक मेमोरेंडम मतलब एक एप्लीकेशन की तरह, मतलब कुछ एक सबमिट किया था रॉयल कमीशन को। क्यों सबमिट किया था? ऑन ओपियम, फॉर एबोलिशन ऑफ ओपियम इन असम। वो लोग नहीं चाहते थे कि ओपियम ये चीज़ असम पे हो, तो इस चीज़ को अबोलिश करने के लिए वो लोग मेमोरेंडम लिखा था।
वो लोग इवन पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कि 1905 को हुआ था उसके अगेंस्ट भी हो गए थे, क्योंकि उन लोगों को अच्छे से पता था कि ईस्ट बंगाल और असम अगर मिक्स होके एक स्टेट बन गया तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है इन फ्यूचर। उस समय ये सभा का बहुत सारे पॉइंट्स के अगेंस्ट हो गए थे ब्रिटिश के अगेंस्ट। सो दैट्स वाई चीफ कमिश्नर ऑफ असम बैमफील्ड फुलर गुवाहाटी पे आए थे म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस पे ऑन 1 नवंबर 1905 एंड इन लोगों को कन्विंस किया कि देखो पार्टीशन अगर हो जाता है तो बहुत कुछ बेनिफिट्स हो सकता है तुम लोगों का। और इसी पॉइंट पर मणिक चंद्र बोरवा जो कि सेक्रेटरी ऑफ असम एसोसिएशन थे एंड जगन्नाथ बोरवा जो कि प्रेसिडेंट ऑफ जोरहाट सार्वजनिक सभा, ये दोनों ने मिलकर सोचा कि हाँ अगर बैमफील्ड फुलर मतलब कुछ प्रॉमिस करता है हम लोगों को तो हम लोग अगेन ब्रिटिश के अगेंस्ट होंगे ही नहीं, हम लोग वी विल स्टॉप बीइंग अगेंस्ट द ब्रिटेन्स। ब्रिटेन्स के अगेंस्ट वो लोग इसलिए स्टॉप हो गए थे क्योंकि वो लोग ने ये सोचा कि असम का अगर बेनिफिट होता है तब जाके हम लोग ब्रिटेन्स के अगेंस्ट होंगे ही नहीं, लेकिन अगर असम का बेनिफिट नहीं होता है तो हम लोग ऑब्वियसली हम लोग ब्रिटिश के अगेंस्ट होंगे ही। तो इन लोगों का कुछ डिमांड्स भी था कि असमीज पीपल शुड बी प्रोटेक्टेड, जितना भी इंटरेस्ट ऑफ असम पीपल एज अ होल, जस्ट याद ये चीज़ याद रखो, असम पीपल एज अ होल शुड बी बेनिफिटेड, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए असमीज लोगों को। सर्टेन नंबर ऑफ जॉब्स शुड बी रिजर्व इन द न्यू प्रोविंस, नया प्रोविंस होने के बाद एकदम सब कुछ अच्छे से चलना चाहिए, जॉब सबको मिलना चाहिए। सभा, लेकिन ये सभा ना जगन्नाथ बोरवा जी जब मर गए ना उनके बाद ये होने के बाद ये सभा बहुत ही वीक हो गया था और ये सिर्फ सर्वाइव किया था 1921 तक। फाइनली फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है एंड सेकंड पार्ट बहुत ही जल्द अपडेट होने वाला है। अगर आप लोगों को सच में मेरा वीडियोस बहुत ही अच्छा लगता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही बहुत सारा वीडियोस अपलोड करके मैं आप लोगों को अपडेट कर सकूं विथ रेडीमेड एंड ईजी नोट्स। थैंक यू सो मच।